नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। बातचीत के इस सिलसिले में आज हमारे साथ एक खास मेहमान यहाँ पर हैं और वो इतने दिनों के इंटरव्यूज़ में ये पहले राजनेता हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। अभी तक राजनीति के लोगों से बात करने का कोई काम नहीं पड़ा था, कोई वास्ता नहीं पड़ा था। संजीव झा जी दिल्ली के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के और पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। और चूंकि वो दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं, पहले भी हमने उनसे बात करने के लिए समय लेने की कोशिश की थी, अभी समय तय हो पाया। तो ये किसी नेता से इस सिलसिले में ये पहली मुलाकात इस कार्यक्रम में हो रही है। नमस्कार संजीव। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट क्लास सिटीजन और थर्ड क्लास गवर्नेंस के शिकार हैं। मुझे लगता है कि संसाधन से भरा पूरा प्रदेश, प्राकृतिक तौर पर बहुत सुंदर प्रदेश, लेकिन ये लूट का सेंटर बन के रह गया है। तो थोड़ा इस बात को लेकर वेदना रहती है। जो प्रदेश इतना सुंदर है, जिनके लोग इतने अच्छे हैं, तो फिर छत्तीसगढ़ बहुत आगे होना चाहिए था। यही उद्देश्य भी था जब स्टेट बनाने की सोचा था लोगों ने यहाँ पर। तो उद्देश्य भी यही था कि यहाँ संसाधन से भरा पूरा प्रदेश है, प्राकृतिक तौर बहुत सुंदर प्रदेश है, तो ये बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से ये हो नहीं पाया। चलिए, मैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ से पहले दिल्ली की तरफ चलता हूँ। कुछ आपके बारे में लोगों को बतलाना भी चाहूँगा। जी। संजीव जो हैं, ये आम आदमी पार्टी बनने के पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अन्ना हजारे की अगुवाई में आंदोलन शुरू हुआ था, तो संजीव उस आंदोलन में शुरू से शरीक रहे, जिसमें आप लोगों को याद होगा अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, जस्टिस हेगड़े, बाबा रामदेव, ऐसे बहुत सारे लोग उस आंदोलन में जुड़े हुए थे। उसी समय से संजीव उस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो पहला चुनाव आम आदमी पार्टी बनाकर अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में लड़ा गया, उसमें 2010 के चुनाव में संजीव पहली बार एमएलए बने दिल्ली के बुरारी कॉन्स्टिट्यूंसी से। 10,000 की करीब लीड थी। अगला चुनाव इन्होंने 2015 में लड़ा, तो उसमें इनकी 67-68 हज़ार की लीड रही, जितने की पहली बार कुल जमा वोट मिले थे। और मैं भी आंकड़े देख रहा था, इनके बताए हुए नहीं है, मैं देख रहा था वेबसाइट पर। इस बार शायद 86, 87, 88 हज़ार कुछ की लीड थी अभी 2020 के चुनाव में। संजीव, ये लगातार इतनी लीड बढ़ते चले जाने का क्या राज है? कॉन्स्टिट्यूंसी वही की वही है, थोड़ा शहरी मिजाज के लोग हैं दिल्ली के जो बेसब्र जल्दी हो जाते हैं, तो आपकी ये कामयाबी का क्या राज है? तो उसका एक तो कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा है, जो काम है उस पर भरोसा है। दूसरा, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वहाँ पर जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, यानी अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो पहले क्या था कि पॉपुलेशन बाहर के लोग ज़्यादा थे, रिप्रेजेंटेशन लोकल लोगों का था। तो बाहर के लोग जब आते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल मान लीजिए कोई छत्तीसगढ़ से दिल्ली गया तो अपना बुढ़िया बिस्तर लिया और वहाँ पहुँच गया, अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज, अपनी भाषा, तमाम चीज़ सब लेकर जाता है। उसको लगता है वो सहेज कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग इनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, इनकी बात को ठीक से वो नहीं समझ पाते। एक मिसमैच सा था। तो जब पहली बार मैं लड़ रहा था तो लगा कि हमारा अपना बंदा कोई आया है, अपना व्यक्ति कोई आया है जो शायद हमारी बातों को समझता है, हमारे अपने बीच का है। तो पहली बार ये रहा। फिर 5 साल उन्होंने देखा, उनको अरविंद केजरीवाल जी के काम भी बहुत अच्छे लगे, तमाम डेवलपमेंट के मॉडल बहुत अच्छे लगे, और फिर उनको लगा चलो ये अपना 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 लड़का है और जो भी बात कहते हैं सुन लेता है, उस पर काम करता है। शायद ये कारण रहा होगा कि इस तरह का वो लगातार आप देख रहे हैं कि मार्जिन बढ़ता जा रहा है। आपकी पार्टी के एमएलए कितने हैं वहाँ विधानसभा में अभी? अभी 63 है। 63 हैं। 63 हैं जी। तो कुछ लोग मंत्री होंगे वहाँ पे और बाकी लोग अलग अलग राज्यों के प्रभारी बनाए होंगे। जी, कुछ मंत्री हैं, चूँकि वहाँ पर 10% ही हो सकता है इंक्लूडिंग सीएम। तो सीएम को अब इंक्लूड कर लें तो 7 मिनिस्टर्स हैं हमारे। बाकी और भी अलग अलग वहाँ भी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हूँ, साथ में मैं छत्तीसगढ़ प्रभारी हूँ। ऐसे ही कुछ विधायक अलग अलग प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं जो अलग प्रदेश में देख रहे हैं। आपने कहा पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, इसलिए मुझको एक बात सूझ रही है
कि अधिकतर नेशनल इश्यूज़ पे तो आपकी पार्टी कुछ बोलती ही नहीं है। कहीं उत्तर पूर्व में कुछ होता है, कहीं अयोध्या का मामला है, कहीं जाति की जनगणना का मामला है बिहार का, कहीं खुलेआम भीड़ हत्या हो रही है किसी की। और तो और मुझको अगर सही याद पड़ रहा है तो जो जामिया का जो आंदोलन हुआ, जेएनयू का जो आंदोलन हुआ, शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ, जो आप लोगों के अपने साम्राज्य के बीचों बीच था, उसके ऊपर भी आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, ना अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, ना आपकी पार्टी ने कुछ कहा। तो देश के इतने मुद्दे जो हैं, इनसे इतना कतराते क्यों हैं आप लोग? नहीं, कतराते नहीं हैं। जो ज़रूरी मुद्दों पे जिससे देश प्रभावित है ज़रूर बोलते हैं। देखिए, किसी एक बड़े तर्कशास्त्री ने कहा, और वो व्यंग था, कि राजनीति एक खेल है, चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख पूरे दिन चर्चा करते हैं। तो नैरेटिव बनाना पॉलिटिकल पार्टी जानता है कि किस नैरेटिव को दें ताकि लोग व्यस्त रहें और फिर मैं अपना काम करते रहें। 75 साल से यही खेल चल रहा है कि सब अपने अपने तरह की नैरेटिव बनाता, उस नैरेटिव से जनता का कोई लेना देना नहीं है। उस नैरेटिव से जनता के दैनिक जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। उस नैरेटिव के प्रति जनता का भरोसा भी नहीं है। लेकिन चूंकि वो नैरेटिव है तो उस पर पूरे दिन चर्चा करते रहो, और जनता चर्चा करने में मशगूल है, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं अपना खेल खेल रहे हैं। इसी को बदलने के लिए जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी, जंतर मंतर से अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि हम इस राजनीति को बदलने आए हैं। हम इस राजनीति के जरिए एस्टेब्लिश पार्टी को हर स्टेप पे चुनौती देने आए हैं कि एक ईमानदार राजनीति कैसे हो सकती है, इनको सिखाने भी आए हैं। तो इस 10 साल में जो बुनियादी जरूरी मुद्दे थे, एक बात बताइए, आज़ादी के 75 साल हो गए और आज भी गरीब बच्चा अगर शिक्षा के लिए महरूम है तो फिर जरूरी चर्चा किस बात पे होनी चाहिए? 75 साल हो गए, आज भी अगर इलाज के बिना कोई मर जाता है और फिर चर्चा हम उस बात की करें जिससे उसका इलाज ना हो, तो जरूरी किस बात का है? तो उसका कारण यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो वो नैरेटिव जो केवल लोगों के बीच में डाल करके लोगों को उलझाने की कोशिश की जा रही है, हम उससे बचकर ऐसे डिस्कोर्स बनाना चाहते हैं जिससे आज हमने स्कूल्स अच्छे किए, इस बार 1200 बच्चे इंजीनियर्स बने हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। पूरे देश के सरकारी स्कूल्स को ऐड करके 1200 बच्चे इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने होंगे। तो मुझे लगता है वो गरीब के बच्चे हैं और वहां से समाज का उत्थान होगा। आज हमने पिछले 1 साल में हमने पूरे दिल्ली में 7,500 गरीब लोगों का एक्सीडेंट हो गया सड़क पे, उसको इलाज कराया, जिसका इलाज खर्चा 10 लाख से ज़्यादा था। वो अगर वो ठीक हो गया तो परिवार का वो एक रोशन चिराग है जिससे परिवार आगे बढ़ेगा। तो हमारे मुद्दे वो हैं। हाँ, मैं आपके किए हुए अच्छे कामों को कहीं नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान एक तो बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे धर्म हैं यहाँ पे, बहुत सारी जातियाँ हैं, इनके बीच संघर्ष, टकराव और मिल के रहना, इन सब का मिला जुला इतिहास है। आप जिसको नैरेटिव सेट करना कह रहे हैं, वो मीडिया में चर्चा के लिए तो ठीक है वो, लेकिन वो ज़िंदगी की हकीकत भी है, वो ज़मीन पे हकीकत है। अगर हिंदू मुस्लिम तनाव है कहीं पर तो वो ज़मीन पे हकीकत है, वो केवल टीवी स्टूडियो में नहीं है। इसी तरीके से जातियों की हकीकत, कुछ जातियां पिछड़ी हुई हैं जिनको रिजर्वेशन मिला है, कुछ को नहीं मिल पाया है, कुछ को अनुपात बढ़ाने की बात हो रही है, ये सब हिंदुस्तानी ज़िंदगी की हकीकत है। आपकी पार्टी जो है वो एक महानगर से शुरू हुई पार्टी है और मोटे तौर पर पंजाब को अगर छोड़ दें तो वो महानगर तक सीमित उसकी सोच मुझको अभी दिखती है। एक और वजह कह रहा हूँ मैं आपको, आप जिसको 2 कामयाबी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी बताती है, वो दोनों कामयाबी अगर आप देखेंगे तो किसी शहर के म्यूनिसिपल की बुनियादी जिम्मेदारी है, वो स्कूल चलाना और अस्पताल चलाना, क्लिनिक चलाना। ये हिंदुस्तान के म्यूनिसिपलों की बुनियादी जिम्मेदारी में आता था। नाली, पानी, बिजली के बाद ये 2 चीज़ें आती थी। आज मुझको कई बार ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक म्यूनिसिपल कमिश्नर की तरह या मेयर की तरह काम कर रहे हैं, जो अपने दायरे की बुनियादी सहूलियतों से परे देश की हकीकत जो है
और ये हकीकत है, किसी का सेट किया हुआ नैरेटिव नहीं है। ये अगर टकराव है, गरीबी है, कुपोषण है, इसको पूरी तरह से ओवरलुक करके चलती हुई पार्टी है। और ये मुझको इसलिए लग रहा है अभी ज़्यादा, चूँकि आप छत्तीसगढ़ में आकर छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर लड़ना चाहते हैं, तो इस राज्य की ज़रूरतें जो हैं, ये दिल्ली की जो 2 ज़रूरतें आपने पूरी की हैं, बुनियादी ज़रूरतें, उससे बहुत अलग है यहाँ की ज़रूरतें। तो आप अगर दिल्ली के बाहर निकलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इन मुद्दों को कब तक कि ये हमारा नैरेटिव नहीं है, कब तक इसको अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, 2 बातें हैं। एक बात जो आपने कहा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया था, तो जवाब भी थोड़ा लंबा होगा। बिल्कुल। 10 साल हमारा राजनीतिक पार्टी का सफ़र रहा है। इतिहास में अगर भारतीय इतिहास देखें, जनतांत्रिक इतिहास देखें, तो 10 साल में कोई ऐसी पार्टी जो जिसकी 2 स्टेट में सरकार हो, बिल्कुल, राष्ट्रीय पार्टी बन गया हो, और पूरे देश में एक उम्मीद की तरह आम आदमी पार्टी को लोग देखती है। आज अगर वैसे नेशनल पार्टी तो बहुत सारी बनी, पर कहीं कोई 4 सीट जीत लिया, कहीं 2 सीट जीत लिया, नेशनल पार्टी बन गया। लेकिन आज 10 साल में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है जिसको हर स्टेट में उम्मीदें हैं जी। दूसरी बात जो आपने कहा, हम कुपोषण के मुद्दे से नहीं भागते, हम गरीबी के मुद्दे से नहीं भागते। हम जो एक गलत नैरेटिव के जरिए समाज में नफरत फैलाना, समाज को बांटने की जो बात होती है, उससे हम बचते हैं। जैसे हमने पहले कहा आपको कि 75 साल में इस देश में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें ये नहीं सोचा कि हमारे देश का अंतिम व्यक्ति क्वालिटी सिटीजन कैसे बनेगा या वो समृद्ध नागरिक कैसे बनेगा। 75 साल में सभी पार्टियों ने अपने अपने तरह की भीड़ बनाई। वो जाति की नफरत फैलाया, जाति की भीड़ बन गई, धर्मों की नफरत फैलाया, धर्म की भीड़ बन गई। और जब वो भीड़ बन गया तो उनके अपने सेंटिमेंट हैं। तो हम कई बार ये भी देखते हैं कि काम करते करते किसी का सेंटिमेंट हर्ट ना हो। बहुत मुश्किल से धर्म और जाति की राजनीति से हमने शिक्षा स्वास्थ्य की तरफ खींच कर लाया है। 75 साल में मुझे लगता है कि ये शिक्षा की राजनीति अगर 1950 से शुरू हो गई रहती तो शायद आज ये प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़ता। अगर ये पहले से शुरू हो गया रहता तो प्राइवेट अस्पताल में बच्चों को नहीं भेजना पड़ता। आज एक गरीब आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकता, स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। तो फिर हिंदुस्तान तो गरीबी अमीरी में बट गया ना, कि अमीर के बच्चे हैं तो आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, गरीब के बच्चे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर सरकार का क्या काम था? बाबा साहब ने संविधान में क्या कहा? बाबा साहब ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करी थी कि अगर गरीब हैं तो उनके बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है, अगर आप गरीब हैं तो आपके स्वास्थ्य देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की है। कहां गया बाबा साहब के वो सपने? तो हम बाबा साहब के उन सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ की आपने उदाहरण दिया, मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर में गया, लोगों ने कहा कि भाई साहब जगदलपुर का अस्पताल वो ट्रांसफर सेंटर है, कांकेर का अस्पताल जो है वो ट्रांसफर की यहाँ आएगा, यहाँ से रायपुर ट्रांसफर हो जाएगा, वहाँ से आने में 8 घंटे 9 घंटे लगेंगे, पेशेंट की रास्ते में डेथ हो जाएगी। मैं सरगुजा गया, सरगुजा में भी कहा कि भाई साहब यहाँ जो अंबिकापुर का अस्पताल है ये ट्रांसफर सेंटर है, यहाँ से केवल रायपुर ट्रांसफर होता है, यहाँ कोई इलाज नहीं होता, एक्सरे की मशीन नहीं है, CT स्कैन तो दूर की बातें हैं। मैंने तो रायपुर के सरकारी अस्पताल में CT स्कैन नहीं देखा। तो एक बात बताइए, आज अगर हम पहले वहाँ के जो उनकी जातिगत तनाव के मुद्दों को एड्रेस करें या उनके बच्चों की अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा को एड्रेस करें, तो मुझे मुद्दे तो वही हैं। ये मुद्दे क्यों बनाए गए? ये मुद्दे केवल, और आम जनता को कोई मतलब नहीं है, कोई आम जनता जातीय नफरत में नहीं पड़ना चाहता, कोई आम जनता धर्म की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। केवल ये चंद नेताओं के बनाए गए टूल्स थे जिसके जरिए सत्ता पर काबिज होते हैं। हम उसी को खत्म करने आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है और उसी मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जब ये बुनियादी जरूरतें पूरा हो जाए बाकी मुद्दों पे भी एड्रेस करेंगे। लेकिन 75 साल से सभी पार्टी उसी ट्रैप में आकर के जनता के बुनियादी मुद्दों को छोड़ करके और समाज में नफरत फैलाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत में वो सब कुछ रहते हुए जिस तरह भारत को आगे बढ़ना चाहिए था, अलग अलग राज्यों को आगे बढ़ना चाहिए था, आज वो राज्य नहीं बढ़ा। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि आज दिल्ली में हमने हेल्थ इंफ्रा बहुत अच्छा कर दिया,
अब वो ये चुंबक की तरह काम कर रहा है कि यहाँ अच्छा हो गया तो सारे लोग दिल्ली आ जाएंगे, अगर छत्तीसगढ़ में अच्छा हेल्थ हो जाएगा, अगर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा, तो अपने यहाँ इलाज करेंगे, वो दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। अब दिल्ली की मोबिलिटी काफ़ी बढ़ गई, दिल्ली का ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया, तो ये हर राज्य में वो सुविधा मिलनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है। मैं कहता हूँ हाँ कांग्रेस कर ले, हम बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन हमें आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कांग्रेस 5 साल में 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के लूट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चारों तरफ भ्रष्टाचार है। कहते हैं जी हमने आत्मानंद स्कूल बनाए, कितने स्कूल बनाए हैं आप गिन के 60-65 स्कूल बनाए, और पॉपुलेशन यहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा है। ये आंकड़े आपके सही नहीं हैं। कुछ 100 स्कूलें बन चुकी है, ये 2 साल पहले योजना शुरू हुई है, 250-300 स्कूलें बन चुकी हैं, 2 साल पहले ही शुरू हुई है योजना और ऐड होते जा रही हैं। तो ये आंकड़े थोड़े से सही नहीं है, मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट की ब्रीफ लेके नहीं बैठा हूँ। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा 75 साल से पार्टियों ने, सारी पार्टियों ने लोगों को भीड़ में तब्दील कर दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इन 75 सालों में हिंदुस्तान के जितने IIT थे वो बने, जितने IIM थे वो बने, जितने एम्स थे पहले के, अटल जी के समय कुछ बने लेकिन पहला एम्स ये उन 75 सालों में बना। ये अरविंद केजरीवाल जिस IIT से पढ़ के निकले हैं, ये नेहरू के समय की बनी हुई IIT है। अगर उन्होंने 75 साल में केवल भीड़ जुटाई होती तो अरविंद केजरीवाल कहीं दिल्ली में कोई सामान ढोते रहते, दुकान चलाते रहते, कुछ करते रहते। IIT से पढ़ के निकले, वो IRS में आए। ये सारी सर्विसेज जो हैं ये उन्हीं 75 सालों में, नेहरू के समय इनका ढांचा शुरू हुआ। तो ये नेहरू के पीरियड के लोग, उनके बाद के भी कुछ एक प्रधानमंत्री, इन लोगों ने इस देश का ढांचा बनाया है। बड़े बड़े बांध बनाए हैं, पूरे देश में रेल का ढांचा उन्होंने खड़ा किया है। तो मैं संजीव आपसे ये कहना चाहता था कि पूरे 75 साल को लेके, तमाम नेताओं को लेकर, अगर हम एक लाइन में ये कह दें कि इन्होंने 75 साल में केवल भीड़ बढ़ाई है, तो अरविंद केजरीवाल जो है ये फिर कहीं BA BCom करके और कोई छोटा सा काम करते रहते। ये IIT जो है जिससे निकल के आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के मुखिया बने हुए हैं यहाँ के। हालांकि मैं ये ज़्यादा बातचीत को मैं बहस में तब्दील करना नहीं चाहता, मैं आपको सुनने के लिए अधिक बैठा हूँ, लेकिन आपने जो कहा उसमें मुझको बोलने की ज़रूरत लगी। दूसरा एक चीज़ भर और बोलना चाहता हूँ मैं। आपने छत्तीसगढ़ के बारे में भ्रष्टाचार का कहा। देश के बहुत सारे राज्यों में भ्रष्टाचार है, यहाँ भ्रष्टाचार बोलने वाले आप पहले व्यक्ति नहीं हैं, ना आखिरी होंगे। मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि अगर आप भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बना रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी के पास भ्रष्टाचार आज भी एक मुद्दा है क्या कहीं जाके बोलने के लिए? जब आपकी पार्टी के कुछ सबसे सीनियर मिनिस्टर भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में हैं, आज जांच में घिरे हुए हैं, उनको जमानत नहीं मिली है, जेल में हैं, मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर। दूसरा, बाकी पार्टी जो है उसकी भी जांच चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से कम भ्रष्ट है या ज़्यादा भ्रष्ट है, दोनों हो सकता है, वो एक अलग बात है, जांच का मुद्दा है। आप छत्तीसगढ़ आकर यहाँ पर प्रभारी हैं पार्टी के, यहाँ काम करने वाले हैं चुनाव तक, तो मैं यहाँ के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। क्या छत्तीसगढ़ में आप आम आदमी पार्टी की तरफ से इस राज्य के, इस सरकार के या पिछली सरकार के भ्रष्टाचार पे बात करने की सोच रहे हैं क्या? देखिए 3 क्वेश्चन हो गया। एक जो आपकी सप्लीमेंट था उसको मैं ऐड कर देता हूँ कि आपने कहा कि IIT बने, एम्स बने, जिसमें अरविंद केजरीवाल इंजीनियर बन के आए। बिल्कुल बन के आए। मैं ये कतई नहीं कहता 75 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक बात बताइए, आज हम 22वीं सदी में अगर हम हमारे लाखों बच्चे मेडिकल के लिए जाते हैं, कजाकिस्तान, रसिया, ऑस्ट्रेलिया से बाहर के मेडिकल करके आते हैं, डॉक्टर्स की कमी है यहाँ, बट उसी IIT की और उसी चंद एम्स की हम गुणगान करते रहेंगे तो देश का भला कैसे? 130 करोड़ का देश है, डॉक्टर्स की जरूरत यहाँ है, करोड़ों खर्चा करके वहाँ जाके मेडिकल करके लोग आते हैं।
इससे क्या नुकसान हो रहा है? हमारे अपने यहाँ और ज्यादा कॉलेज खुल गए होते तो शायद ये डॉक्टर यहाँ बनते, उनका खर्चा भी कम होता और देश को अच्छे डॉक्टर्स मिल पाते। तो आज जिस रेशियो में खुलना चाहिए था, जिस तरह से खुलना चाहिए था, और वर्तमान 8-10 साल में तो और बुरा हाल हो गया भाई। चलो कुछ आपने IIT एम्स गिनाए, पर इस 7-8 साल 9 साल के रिजीम में हमने नहीं कहीं देखा कभी स्कूल कोई मुद्दा रहा, मेडिकल कॉलेज कोई मुद्दा रहा, कॉलेज कोई मुद्दा रहा, हायर एजुकेशन कोई मुद्दा रहा, रिसर्च कोई मुद्दा रहा। आते ही सबसे ज़्यादा खर्चा कम रिसर्च पे कर दिया, आज आपको उस पर स्कॉलरशिप मिलना बंद हो गया। तो आज देश को आगे करने के लिए रिसर्च की ज़रूरत है, कॉलेज की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है। आप अगर नफरत में देश को बांट देंगे तो देश ये रेडिकल कंट्री सीरिया हो जाएगा, ये अफगानिस्तान हो जाएगा, ये पाकिस्तान हो जाएगा। आपको बुनियादी ज़रूरतें जो देश की थी वो पूरा करना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा भ्रष्टाचार का मुद्दा, एक बात समझिए, और ये भी अपने आप में मुझे लगता है एक तरह से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के दौर से हम गुजर रहे हैं। हमारे 2 नेता जेल में बंद हैं। पहले मैं कुछ आंकड़े आपको दे देता हूँ। हमारे 63 MLA हैं, और 63 MLA में आप गूगल कीजिएगा, ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड होगा। सभी MLA और मंत्री के FIR जोड़ लीजिए आप, तो 179 FIR हो गए 63 MLA पे। उसके बाद उसमें से 145 FIR में कोर्ट ने कहा कि पुलिस एक पार्टी बन के काम किया है, ये फर्जी FIR है। और ये 1 साल में नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल के केस ट्रायल होने के बाद ये पता चला। अब हमारे 2 मंत्री आपने नाम लिया जेल में, सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन कौन है? जिन्होंने इस देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। वो मोहल्ला क्लिनिक जिसपे कॉफी अन्नन जो प्राइमरी हेल्थ में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि प्राइमरी हेल्थ डिलीवरी का ये बेस्ट मॉडल है, इसको अमेरिका को भी अडॉप्ट करना चाहिए। उन्होंने अस्पताल में फ्री दवाई, फ्री जांच, फ्री इलाज की व्यवस्था किया। आज वो जेल में, क्यों जेल में? कहा कि आपने हवाला के पैसे दिए। ये केस कब है? 2013 का। 2013 के बाद CBI जांच कर चुकी, CBI क्लीन चिट दे चुकी। फिर वो बनाए गए हिमाचल के प्रभारी, और पहली बार उनको ED बुलाती है उसी की जांच के लिए, और जेल में बंद कर देती है। 14 महीने से जेल में बंद है, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अभी तक ये नहीं कहा है कि इनका करप्शन क्या है। 10 साल पुराना केस में एक अटर्नी का करप्शन नहीं निकाल पाए। जगह जगह छापा पड़ा, छापे यहां भी बढ़ते हैं, निकलता है ना कि इतने करोड़ की बरामदगी हुई, ये प्रॉपर्टी का पेपर मिला। बताइए, सत्येंद्र जैन केस में आज भी पूछ रहा हूं क्या मिला। अब मनीष सिसोदिया जी पे केस हुआ। मनीष सिसोदिया जी कहा कि आबकारी नीति में आपने भ्रष्टाचार किया। अब आबकारी नीति की भ्रष्टाचार के लिए मोदी जी अपने बेस्ट 800 ऑफिसर को लगाए, 9 महीने लगातार जांच किया, 500 जगह छापा पड़ा मनीष जी और मनीष जी के रिलेटिव, और जहां मन किया उनको। और 9 महीने की 800 ऑफिसर की जांच के बाद 500 जगह छापा मारने के बाद उनको एक अटर्नी कहीं नहीं मिला, कोई बरामदगी नहीं हुई। मजे की बात यह है कि चौथी चार्जशीट आज से 1 सप्ताह पहले CBI और ED ने दिया है, उसमें मनीष जी का नाम नहीं है, जब कहा गया था मनीष जी प्राइम एक्यूज हैं। उसके बावजूद वो जेल में बंद हैं। ये शुरू के 3 चार्जशीट में भी नहीं है उनका नाम। चौथी तो ना पहले में है, ना दूसरे में है, ना तीसरे में, ना चौथे में है। तो इनकी कोशिश क्या है? देखिए, आज ED को इतना एम्पावर्ड कर दिया गया कि मान लीजिए आपको उठा के बंद कर देगा, कर सकता है कि जी आपने ये 4 कैमरे लिए थे, इस 4 कैमरे में आपने पैसे बचा लिए, इतना एम्पावर्ड कर दिया है। तो PMLA एक्ट में उसको इतने एम्पावर्ड कर दी कि आपको उठा के बंद कर सकता है। फिर चिल्लाने लगी आप भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी है। वो तो जब ट्रायल शुरू होता पता चलेगा ना कि आपने जो एक्यूज हम आरोप लगाए, क्या वो ट्रायल में टिकता है कि नहीं टिकता है। और इसीलिए ट्रायल नहीं चलने दे रहे हैं ये, कि ट्रायल अगर शुरू हो जाएगा तो हमारा पोल खुल जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि दोनों के करप्शन में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुए, यहां भी CBI ED के रेड हुए, पर यहां बरामदगी हुई, वहां बरामदगी नहीं हुई। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इन्हीं की एजेंसी ये कहता है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। क्योंकि अगर आप इतने जांच के बाद 1 रुपया नहीं निकाल पाए तो आपको, तो आप ही बता रहे हैं ना कि मैं ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए आज ही भ्रष्टाचार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजेंडा है। और उसके दूसरे कारण मैं बताता हूं आपको। देश में पहली बार ऐसा हुआ, दिल्ली में हमारे अपने मंत्री के बारे में हमें जानकारी मिली, किसी मीडिया ने नहीं बताया, किसी पार्टी ने नहीं बताया कि उन्होंने पैसे लिए हैं। उसका स्टिंग आया, अरविंद जी ने अगले दिन उसको निकाल फेंका।
पंजाब में हमारा हेल्थ मिनिस्टर बना। हाँ। उसके बारे में पता चला, कोई मीडिया तो नहीं बताया ना, कोई पार्टी तो नहीं बताई, खुद ही हटाया। पहला ना हटाया, उसको जेल में बंद कराया। हाँ। एक एमएलए को जेल में बंद कराया पंजाब में। कल आज से 4 दिन पहले एक एमएलए के पिताजी को विजिलेंस ने पकड़ा, उसको जेल में बंद किया। आप 75 साल के इतिहास में किसी पार्टी के एक उदाहरण दे दीजिए जो अपने ही पार्टी के सुओ मोटो कांग्रेस लेकर के बंद कर दिया हो। लोग चाहते लगता है मेरी बदनामी हो जाएगी, नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस है। अगर बस में लगता है भ्रष्टाचारी है तो हम खुद नहीं छोड़ते। तो हमें यह लगता है कि ट्रैप कर रहे हैं मनीष जी को, ट्रैप कर सकते हैं उनको। मनीष जी को खत्म, अब मनीष जी का नाम जो ही लीजिए, लोग शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया, जैन साहब का नाम ली, स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया। इस पूरे जो एक डायलेक्ट है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, यही कारण बंद करके रखे हुए हैं। ये बतलाइए संजीव मुझको, आपको लगता है कि और तीसरा सवाल रह गया, आप छत्तीसगढ़ को लेकर आपने पूछा था कि छत्तीसगढ़ में क्या भ्रष्टाचार आपका मुद्दा रहेगा। बिल्कुल मुद्दा रहेगा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार। मैं बस्तर गया, बस्तर में नगर नार का प्रोजेक्ट है। भूपेश बघेल जी कहते थे कि ये नगर नार को हम प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे, अब प्राइवेट हाथ में जा रहा है। भूपेश बघेल क्यों चुप हैं? यहाँ हसदेव के जंगल कट रहे थे, राहुल जी आके कहे थे कि नहीं ये जंगल नहीं कट, चूंकि इन्हीं की सरकार ने कहा था कि रिजर्व है। और वहां पर हम हाथी के लिए अभयारण्य बनाएंगे, चूंकि हाथी मानव द्वंद्व बहुत बढ़ रहा है, जो सच्चाई भी है। लेकिन जो ही भूपेश बघेल आए, भूपेश बघेल ने जंगल को कटवाया और वहां पे माइनिंग शुरू हो गई। मैं गया, रायगढ़ गया, मैं देखा कि वहां पर हवा में डस्ट घूम रहे हैं, लोग पॉल्यूशन के शिकार हो रहे हैं। कवर्धा गया, इंसान तो छोड़ दीजिए, पेड़ काला हो गया है। क्या ये मुद्दा नहीं है? यहां से लोग लूट के कोयला ले जा रहे हैं और जनता को क्या मिल रही है? वही पॉल्यूटेड एयर जो सांस ले रहा है और कैंसर का शिकार हो रहा है। तो सरकार कहाँ है? सरकार केवल चूंकि उस लूट खसोट का हिस्सा है। ये अदानी के लिए कांग्रेस और बीजेपी अलग नहीं है, ये दोनों, इसके ऊपर एक सरकार है जो दोनों को चलाती है और इसे ढेर सारी एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ देखने को मिल जा रहा है। तो हमारा इसलिए भ्रष्टाचार हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुद्दा छत्तीसगढ़ का भी रहेगा। ऐसा मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, आप मोदी गवर्नमेंट की एजेंसीज की बात कर रहे हैं, ईडी की खासकर, कि वो विरोधियों को ख़त्म करने में इस तरह से लगी हुई है। आपके 2 मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई चल रही है जो आपके हिसाब से फर्जी कार्रवाई है। इतना सब कुछ होते हुए जगह जगह जब चुनाव होते हैं राज्यों में, तो आपकी पार्टी बहुत सारी जगहों पे जाके इस अंदाज में चुनाव क्यों लड़ती है कि जिससे हाथ मोदी की पार्टी के मजबूत होते हैं? यानी कुछ जगहों पे तो ऐसा लगता है कि ये मोदी के खिलाफ जो वोट हैं उनको बांटने के लिए, काटने के लिए, और जो उत्तर भारत में चुनावी शब्दावली है सुनने में अच्छी नहीं लगती है कि वोट कटवा की तरह कहीं कहीं पर आम आदमी पार्टी काम करती है। यानी गुजरात में आपने जगह जगह ऐसे जगहों पे वोट काटे जिससे कांग्रेस की जीत की संभावना खत्म हो गई है, हार गए लोग। मैं ये नहीं कहता कि आपकी जिम्मेदारी है आप कांग्रेस को जिताएं, लेकिन ये बड़ी प्रचलित धारणा है कि आम आदमी पार्टी जो है भाजपा की बी टीम जैसी है, शामियाने वाले जैसी है, एक ओवैसी और एक केजरीवाल, इन 2 को भेज दिया जाता है कि आप जाके भाजपा के विरोधियों के खिलाफ एक माहौल वहाँ पे खड़ा करो। ये धारणा क्यों है? अब देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि हमारा एजेंडा किसी मोदी को हराना नहीं है। उसने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था से देश को नुकसान है, उसके खिलाफ अपनी बात करना है। हमारा एजेंडा कांग्रेस को जिताना भी नहीं है। अगर कांग्रेस समाधान होती हम पार्टी नहीं बनते। आज हमें पार्टी क्यों बनानी पड़ी? कांग्रेस का भ्रष्टाचार जो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, उनका भी अहंकार चरमोत्कर्ष पहुंच गया, तो आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हुई, आम आदमी पार्टी बनी। आप क्या चाहते हैं? हम यहाँ आके कहेंगे नहीं नहीं कांग्रेस को जिता दो, इसलिए जिता दो कि आपको खूब लूटा है, आपको इसलिए जिता दो कि भूपेश बघेल जी ने किचन कैबिनेट बना ली थी, उस किचन कैबिनेट के जरिए पैसा वसूलता है और वो कांग्रेस पार्टी में जाती है। आप इसलिए इनको जिता दो। हर लाश पे हर गिद्ध का हिस्सा, हर चोंच होता है। इसी तरह से सारे कांग्रेसियों के छत्तीसगढ़ पे है कि जाएंगे 2-4 लाख लेके आएंगे और भूपेश बघेल इसलिए देते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसलिए आप जिता दो। हम ये कहते हैं इनको। आज मुश्किल ये है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबने इस देश को लूटा है, सबने इस देश के समाज को नफरत पे बांटा है। आज मुझे लगता है हमें कि जो हमने दिल्ली में काम किया है या जो पंजाब में काम हो रहा है वो जरूरत छत्तीसगढ़ को है। हम किसी नेगेटिव पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि हमें स्कूल बनाने आता है,
और अगर ये कहते हैं कि आत्मानंद जो है वो दिल्ली की कॉपी है, दिल्ली की स्कूल्स का नकल है, तो हम कहते हैं कि जब असली आ गया तो नकली से सावधान हो जाओ। नकली की जरूरत क्यों है? हम कहते हैं हमें अस्पताल बनाने आता है। हम ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यापार कैसे होता है वो करने आता है हमें। हम ये कहते हैं कि भाई रोजगार कैसे आगे बढ़ेगा हमें करने आता है, अब हमें चुनो। हम ये कहने आए हैं कि जो कर्मचारी कच्चे हैं वो पक्के कैसे हो सकता है, पंजाब में हमने किया, हमें करने आता है, हम करके दिखाएंगे। हम छत्तीसगढ़ कैसे अच्छा हुआ ये हम बात करने आए हैं। हम ना तो किसी बीजेपी को जिताने आए हैं, ना किसी कांग्रेस को हराने आए हैं, ना हम कांग्रेस को जिताना है ना बीजेपी को हराना हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा है कि कैसे अंतिम व्यक्ति को जिस उद्देश्य से बनाया गया था, जिस सपनों को लेकर, वो सपना कैसे पूरा होगा वो हमें करने आता। हम उस मुद्दे पे बात करने आए हैं। अब एक बात समझिए, ये दोनों पार्टी, आपने कहा कि कांग्रेस कहता है कि बीजेपी की बी टीम है। हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गुजरात में जब चुनाव लड़ रहे थे तो गुजरात में बीजेपी ने कहा सभी टीवी चैनल को कि अगर आम आदमी पार्टी का पैनलिस्ट आएगा तो हम डिबेट में नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने भी कहा कि अगर आम आदमी पार्टी का पैनलिस्ट आएगा तो हम डिबेट में नहीं जाएंगे। तो गुजरात के पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी किसी डिबेट का हिस्सा नहीं था। अच्छा। तो आप बताइए कि कौन किसका बी टीम है, कौन इसका ए टीम है। दूसरा उदाहरण देता हूं, हम पंजाब में चुनाव लड़ रहे थे। पंजाब में गए तो राहुल गांधी गए, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है। प्रधानमंत्री गए वहां, प्रधानमंत्री भी उसी ग्राउंड में जाके कहे कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है। तो मैं, जैसा मैंने बताया कि मैं स्पोक्स पर्सन हूं, मैं टीवी पे गया तो मैंने पूछा ठीक है भाई मैं खालिस्तानी हूं, पर तुम कांग्रेस वाले रोज कहते हो कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं, बीजेपी वाले कहते हो कांग्रेस की बी टीम हूं, तो बताओ फिर मेरा ए टीम कौन है? फिर ए खालिस्तानी, मतलब बी खालिस्तानी हूं ना मैं, ए खालिस्तानी तुम दोनों में कौन है ये बता दो। तो ये बेसिकली आज अरविंद केजरीवाल जी की जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, अरविंद केजरीवाल की जो डेवलपमेंट की राजनीति से घबराए हुए हैं, फिर दोनों की इसमें गठबंधन हो जाता है, फिर दोनों एक हो जाते हैं उस टाइम में। तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है। देखिए, इस देश की जमहूरियत, इस देश का जनतंत्र में विरासत में मिला है। तो अगर यहाँ कोई जनतंत्र को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो उसका बुरा हाल होगा। इमरजेंसी के दौर में देश ने देखा है। तो आज मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो काम की राजनीति है, अरविंद केजरीवाल जी की काम की राजनीति, उससे घबरा करके ये भी एक नैरेटिव है जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बतलाइए, दिल्ली और पंजाब इन दो के जगह आप चुनाव तो बहुत जगहों पे लड़े। जो छत्तीसगढ़ में 2018 का विधानसभा चुनाव था, इसमें भी आपने 90 में से शायद 84 सीटों पे कैंडिडेट खड़े किए थे और आपको 1.5%, 1.25% ऐसे कुछ वोट मिले थे इसके आसपास, अगर मुझको ठीक याद है तो। हिमाचल में आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाए जबकि पंजाब में बना चुके थे। गोवा में, गुजरात में यहाँ आप परफॉर्म नहीं कर पाए। दिल्ली में आपकी 3rd टर्म चल रही है। तो और किसी जगह कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? दिल्ली पंजाब दो को अगर छोड़ दें तो सत्ता बनाने जितनी कामयाबी भी नहीं, पर्याप्त सीटों की या कुछ सीटों की कामयाबी भी क्यों नहीं मिल रही है? देखिए, हम 10 साल पुरानी पार्टी हैं। 10 साल में 2015 से 2020 में हमने सरकार के काम किए और एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस हमने बनाया। उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर अब हर प्रदेश में गए कि दिल्ली में ऐसा हो सकता है तो और जगह भी हो सकता है। पंजाब के लोगों ने उसकी मुहर लगाई, पंजाब में हमारी सरकार बनी और पंजाब में उसका परिणाम क्या हुआ कि अभी तक 700 मोहल्ला क्लिनिक वहां खुल चुके हैं। 45 स्कूल्स अभी नए स्कूल्स बन रहे हैं, पुराने स्कूल रिनोवेट हो रहे हैं। आज वहां अभी तक 32,000 कच्चे कर्मचारी पक्के हो गए हैं। तो उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस का फायदा पंजाब को हो रहा है। गुजरात हम चुनाव लड़ रहे थे। एक बात समझिए, गुजरात के चुनाव में, गुजरात में डेवलपमेंट कोई मुद्दा है ही नहीं। गुजरात में पोलराइज के चुनाव लड़ा जाता है। उस पोलराइजेशन के चुनाव में अगर 45 लाख लोगों ने हमें वोट किया है, क्योंकि इस देश में जैसा मैंने पहले कहा कि हर पार्टी के वोट के अपने आधार हैं, जाति आधार है, धर्म आधार है। आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है, आम आदमी पार्टी का डेवलपमेंट आधार है। तो 45 लाख लोगों ने अगर डेवलपमेंट को वोट किया है, स्कूल्स को वोट किया, अस्पताल को वोट किया है, जहां पहले आपने बताया कि 0.5% वोट मिला था, वहां हमें सारे 13%, 14% वोट अगर हमें मिलता है तो हम उसको उपलब्धि मानते हैं। तो वो अब उस मॉडल को लेकर हम हर जगह जा रहे हैं। अब उस मॉडल को छत्तीसगढ़ में भी आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टी से लोग परेशान हैं, लोग विकल्प की तलाश में हैं और लोग ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प हो सकता है। तो हम बहुत मजबूती से उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई मेरी नहीं है और ये लड़ाई कोई आम, आपने कहा ना कि हर जगह नहीं जीतते, हाँ ठीक है, नहीं इसलिए नहीं जीतते कि अगर इस मुहिम को हम जनता का मुहिम बना पाते हैं,
देखिए 2013 से लेकर 2020 तक दिल्ली में जितनी बार चुनाव हुए 50% से ज्यादा मत आम आदमी पार्टी को मिले, ये भी रिकॉर्ड है। पंजाब में आज तक इतिहास में पहली बार हुआ है कि 50% से ज्यादा किसी पार्टी को मिला हो और बादल पूरा परिवार हार जाए, ये कुछ सपने में नहीं सोचा था। ये कोई आम आदमी पार्टी हमारे कारण नहीं हो रहा है, जनता ने आम आदमी पार्टी की मुहिम को अपनी मुहिम बना ली। तो जहां जनता ने मुहिम बना ली वहां सबकी जमानत जब्त हो गई। छत्तीसगढ़ में यही कहने आए हैं जनता को, ये मेरी लड़ाई नहीं है, हाँ हम आपकी लड़ाई को लड़ने आए हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता अगर इसकी अपनी लड़ाई बना लेगी तो छत्तीसगढ़ में चुनाव आएगा, देखिए सबकी जमानत जब्त हो जाएंगे। ये बतलाइए, छत्तीसगढ़ में दो पार्टियां अभी मोटे तौर पे चल रही हैं, कांग्रेस और भाजपा। बाकी जितनी पार्टियां हैं, ये 2003 में विद्याचरण ने एनसीपी बनाई थी यहाँ कांग्रेस छोड़कर, बाद में एक वक्त जोगी ने जोगी कांग्रेस बनाई। नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी वोट जो हैं ये यहाँ 6-6.5% तक किसी तीसरी पार्टी को अभी तक मिलते आए हैं। आपका कोई गणित है क्या कि आप कितने वोट यहाँ पा सकते हैं अगर तीसरी पार्टी बन के आप यहाँ आते हैं तो? देखिए आपने जितने व्यक्ति के नाम बताए, ये सब अलग अलग पार्टी के पॉलिटिकल चेहरे थे। सत्ता को लेकर नाराजगी हुई, कुर्सी को लेकर नाराजगी हुई और उन्होंने पार्टी बना ली। तो जनता तो कहता जहां तुम थे वहां तो तुम वही कर रहे थे, तो तुम्हें समाधान कैसे है, तुम पे विश्वास कैसे करे, लोगों का भरोसा नहीं था। गुजरात जब गए, गुजरात में बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित कहते थे यहाँ तो 1% भी वोट मिल जाए तो बड़ी बात है। 5% कोई किसी ने बीजेपी के नेता के मैं मूछ उड़ा लूंगा, बाल पता नहीं क्या क्या कहते थे लोग, वहाँ पे 14% वोट मिले। छत्तीसगढ़ में आप एक बात समझिए, आम आदमी पार्टी जिस स्कूल्स की बात कर, अस्पताल की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, कच्चे को पक्के करने की बात कर रही है, ये तमाम जो यहाँ पे करप्शन है उसके खिलाफ बात कर रही है, ये बुनियादी जरूरतें हैं लोगों के। तो जैसा मैंने पहले कहा कि अगर हम गांव-गांव जाकर ये समझा पाए और दिल्ली की तरह पंजाब की तरह लोगों को ये बात समझ में आई और लोग इसके साथ खड़े हो गए तो यहाँ इतिहास रचा जाएगा। ऐसा तो इस बार पूरी 90 सीटों पे कैंडिडेट खड़े करने की तैयारी रहेगी आपकी? 90 के 90 सीट पर अभी मैं 33 डिस्ट्रिक्ट गया, एक डिस्ट्रिक्ट में कार्यकर्ताओं से बात किया। मैं बीजापुर के कुंडा भी होकर के आया, वहाँ भी मैंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में नौजवान आ रहे हैं। मैंने सरगुजा के रामानुजगंज भी जाकर के देखा, वहाँ भी देखा हमने सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का उत्साह है, लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए और सैकड़ों की संख्या में युवा और महिलाएं जुड़ रहे हैं जो कभी पॉलिटिक्स में नहीं जुड़ते थे। तमाम प्रोफेशनल्स जुड़ रहे हैं, डॉक्टर जुड़ रहे हैं, इंजीनियर जुड़ रहे हैं जो कभी कभी पॉलिटिक्स में नहीं आती। आम आदमी पार्टी की खूबी है। तो मुझे ये लगता है कि 90 के 90 सीट पर लड़ेंगे और कुछ मिरेकल नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। आपको ये उम्मीद है कि हर जगह आपको उम्मीदवार मिल जाएंगे अच्छे? आज भी हैं और बढ़ती जा रही संख्या। आप हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे अभी आज ही हम अनाउंस करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, प्रदेश से लेकर के बॉटम तक 900 हम पदाधिकारी को अनाउंस करने जा रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने 5 पार्ट में बांटा है जिसको हम ब्लॉक इंचार्ज कर रहे हैं। हर 10 गाँव पे हमने सर्कल इंचार्ज बनाया है। ये सब बन चुके हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। ऐसा यहाँ पे करीब करीब 1/3 सीटें आदिवासी सीटें हैं, 29 सीटें हैं शायद आदिवासी 90 में से। आप अभी तक जहाँ चुनाव लड़े हैं पंजाब और दिल्ली, वहाँ आदिवासी सीटें कोई नहीं रही। यहाँ आदिवासी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें फ़र्क क्या देखते हैं आप अपने चुनाव के तैयारी के हिसाब से, क्योंकि अभी तक आपका आदिवासी तजुर्बा नहीं है। गुजरात में शायद कुछ जगहों पे आपको ट्राइबल एरिया में वोट मिले हैं। देखिए आपने वही मैं कहने जा रहा था कि गुजरात के चुनाव को देखें, सबसे ज़्यादा वोट हमें ट्राइबल एरिया में मिला और हमारे ट्राइबल विधायक जीत के आए हैं। तो 5 में से एक विधायक हमारे ट्राइबल है और 4 सीट पे हम बहुत छोटे मार्जिन से आए हैं। तो आज देखिए ये आम आदमी पार्टी की ये खूबी है कि जो गरीब हैं, जो विक्टिम हैं, जो शोषित हैं, वो आम आदमी पार्टी के साथ अपने आप जुड़ते हैं, क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी में अपना एक उम्मीद दिखता है, एक होप दिखता है। मैं यहाँ भी जब आया, मैं बस्तर गया, मैंने बस्तर में देखा कि आज आदिवासी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसको लगता है कि हमारे लिए सरकार तो है नहीं और वो तमाम तरह के चीज़ों का वो शिकार हो रहा है। सब कुछ सुनने वाला नहीं, सब कोई कहने वाला नहीं है। ये जो सो कॉल्ड आप एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर भेजते हैं, अपने डीएम भेजते हैं, एसपी भेजते हैं, उनको इंसान नहीं समझता है। तो वो आज एक उम्मीद की तरह आम आदमी पार्टी को देख रहा है। मैं सरगुजा में गया, मैं वहाँ भी वही हालात देखा। आदिवासियों को तमाम तरह की उनकी अपनी चुनौतियाँ हैं, लेकिन किसी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया।
तो मुझे ये लगता है कि आज आम आदमी पार्टी उन तमाम लोगों के लिए उम्मीदें हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप देखिएगा जब कभी चुनाव होगा एन ब्लॉक जो आदिवासी हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ होंगे। ऐसा ये दो पार्टियां जो हैं यहाँ पे बड़ी पार्टियां लंबे समय से, ये दोनों ही काफ़ी संपन्न पार्टियां हैं। बीजेपी 15 साल रही, कांग्रेस इस 5 साल रही। अगले चुनाव में इनके पास खर्च के लिए पैसा बहुत है। आम आदमी पार्टी के पास भी दिल्ली से, पंजाब से इतना चुनावी खर्च यहाँ आएगा क्या कि आप ये 90 सीटें लड़ सकें? देखिए, मैं 3 बार चुनाव खुद लड़ा, मेरे पास 1 रुपये नहीं थे। मैं 3 बार का विधायक हूँ, आज भी किराए के घर में रहता हूँ। लेकिन लोग चुनाव लड़ते हैं, मुझे चुनाव लड़ना नहीं पड़ता है। आप हमारे चुनावी खर्चे देखेंगे तो कोई खर्चा नहीं है हमारा चुनाव का, लोग अपने आप करते हैं। आप पे विश्वास होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आज हमें चुनाव लड़ना है, कोई पैसे से हम वोट, हमारे क्या औकात है पैसे से वोट खरीद लेंगे। हम तो केवल घर घर जाके ये कहने आएंगे, हाँ मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ने आया हूँ, हम छत्तीसगढ़ बदलने आया हूँ, छत्तीसगढ़ को एक नया दिशा देने आए हैं, हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने आए हैं, स्वास्थ्य देने आए हैं। लोगों को लगा कि हाँ ये लड़ाई मेरी है, मुझे लड़नी चाहिए, लोग साथ आ जाएंगे और फिर अपने आप चुनाव हो जाएगा। तो हमें चुनाव में कोई बहुत खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग, जैसा मैंने पहले आम आदमी पार्टी पर लोगों का जो उम्मीद है, उस उम्मीद से लोगों को जोड़ना है बस, फिर अपने आप चुनाव हो जाता है। तो हमारा कोई पंजाब में कोई बहुत खर्चा हुआ ऐसा नहीं था, गुजरात में कोई बहुत खर्चा किया ऐसा नहीं था। वो तमाम लोगों ने जो आम आदमी पार्टी ने उम्मीद देखा, उस उम्मीद के लिए लोग वोट करते हैं और काम करते हैं। ये आपने अभी तक जितनी बातें कही छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में, ये मोटे तौर पे कांग्रेस की क्या क्या खामियां हैं, गलत काम है, इस बारे में कहा आपने। लेकिन चुनाव मैदान में तो बीजेपी भी रहने वाली है। आपने कुछ बीजेपी का भी स्टडी किया है क्या कि बीजेपी के बारे में आपको क्या कहना पड़ेगा या उसको नहीं कहने का सोच रहे हैं? वो जनता अपने आप कह रही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, 15 साल का जो गवर्नेंस रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो उसकी इनकम्बेंसी आज भी है। लोग आज भी कहते हैं कि 15 साल, हाँ ये जरूर है कि अगर तुलना करें तो 15 साल के लूट में 5 साल का रिकॉर्ड भारी पड़ रहा है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आए दिन लोग कहते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर थे पहले, वो चिट फंड कंपनी सारा उन्हीं का था, जिसमें हजारों लोगों, लाखों लोगों के पैसे चले गए, किस तरह से यहाँ पर माइनिंग में करप्शन हुआ, तमाम बातें लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जहाँ भारतीय जनता पार्टी भी आपस में ही लड़ रही है। कोई उनका लीडर कोई नहीं दिख रहा है कि लीडर कौन है। मैं कहीं लोगों में कुछ उम्मीदें नहीं देख रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है, और बात मैं कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नेगेटिव से ज़्यादा हम क्या करेंगे, हम उसकी बात करने आए हैं। मुझे लगता है कि आप की अपनी खूबियों को बात करें, जो आप कर सकते हैं वो बात करें, फिर जनता उससे सहमत है या नहीं है वो निर्भर करता है। सहमत है तो देखिए फिर मैंने कहा इतिहास से चला जाएगा, नहीं तो और मेहनत करनी पड़ेगी, समय लगेगा, पर हम अपना काम करते रहेंगे। ये अभी जितना आपने दौरा किया है, इसमें आपको समर्थन का क्या अंदाज बैठा है? देखिए, हर जगह हम ये देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ, ये आम आदमी पार्टी राजनीति में आने के बाद हुआ कि आम लोग राजनीति से जुड़ना शुरू किए। हम लोग भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, दूर दूर तक कोई राजनीति से लेना देना नहीं था। लेकिन आम आदमी पार्टी बने, तमाम एक पॉलिटिकल लोग मिलकर एक पार्टी बनाई जो पॉलिटिकल लोग हैं। हम यहाँ भी देख रहे हैं कि तमाम जो युवा जो आम आदमी पार्टी नहीं आते कभी पॉलिटिक्स में आते ही नहीं, तमाम वो प्रोफेशनल जो आम आदमी पार्टी नहीं आते कभी आते ही नहीं, वो तमाम लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो तब वो जब वो लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं तो एक उम्मीद के साथ भी जुड़ रहे हैं और साथ में वो पीड़ित भी हैं व्यवस्था से, तो अपनी दुगुनी मेहनत करते हैं, अपनी दुगुना समय देते हैं कि बदलाव कैसे हो। तो कभी होता है ना, पैसा और जुनून के बीच में जब लड़ाई संघर्ष होता है, जीत हमेशा जुनून की होती है। तो हमारे पास जुनून है, उनके पास पैसा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जुनून जीतेगा। ये बतलाइए, 2 राज्य जहाँ पे आपकी सरकार है और जहाँ दूसरी जगहों पे भी आपने चुनाव तो लड़ा ही है, महिलाओं को टिकट देने के बारे में पार्टी की कोई नीति है क्या कि कितनी फीसदी टिकटें महिलाओं को देनी चाहिए? देखिए, हम ये कोशिश जरूर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक्टिव अगर महिलाएं हैं जिनको राजनीति में आना चाहती हैं, राजनीति में विश्वास है, अलग अलग प्रोफेशनल्स महिलाएं आ रही हैं, हम उनको जगह भी देते हैं, हम उनको टिकट भी देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आज भी महिलाओं को राजनीति में उस तरह से आना नहीं हो रहा है जिस तरह से आना चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा। कोई ये 75 साल की बीमारी है, 5 साल में नहीं ठीक होने वाला। तो कोई ऐसी नीति या कोई ऐसा पैमाना अभी नहीं है? अभी हम कोई पैमाना नहीं बना पाए हैं। पैमाना इसलिए पैमाना तभी बनाइए जब आपके पास उस तरह के संसाधन हों।
तो अभी हमने पैमाना नहीं बनाया, हमारी कोशिश जरूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो अवेलेबल आपके पास वीमेन वो हैं वर्कर हैं उनको जगह दी जाए। ये हिंदुस्तान में आमतौर पे लोग बहुत तेज़ी से व्यक्ति पूजा करने लगते हैं। तो जब ये डॉक्टर संदीप पाठक जिस समय राज्यसभा के सदस्य बनाए गए, तो चूंकि वो छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर फेस मिल रहा है, कि उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, उनको इंचार्ज यहाँ बनाया जाएगा। तो अभी आपको भेजा गया है, आप यहाँ के हैं नहीं, आप यहाँ के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी नहीं हो सकते, आपकी राजनीति अलग जगह पर है। तो एक मेरी उत्सुकता यह है कि उनको डॉक्टर पाठक को यहाँ पे क्यों नहीं भेजा गया? देखिए, डॉक्टर पाठक हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि हर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाए, हर प्रदेश में संगठन का विस्तार हो, तो उनकी व्यस्तताएं हैं। पर ऐसा कतई मतलब नहीं है कि छत्तीसगढ़ से उनका रिश्ता नाता या जुड़ाव नहीं रहेगा। अब हमेशा होता है कि जो अपने घर के होते हैं तो घर के तब तो लोग आते हैं, तो वो छत्तीसगढ़ में थोड़ा आना जाना ज़्यादा हो रहा है, छत्तीसगढ़ को समझते हैं, वो यहाँ से पले बुरे हैं, यहाँ से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, यहाँ उनके सारे लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने जानने वाले लोग हैं, अपने सहपाठी हैं, तो वो आते जरूर हैं, आते जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, लोगों को समझाते हैं। लेकिन चूंकि जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है, पूरे देश की है, तो उस जिम्मेदारी को निर्वहन करना उनका दायित्व है। तो इसीलिए अलग अलग जगह अलग अलग प्रभारी, जो कोई आता है, कोई वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आता, उस चुनाव लड़ाने के लिए आता है। तो चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी मुझे संदीप पाठक जी ने दी है कि आप जाइए वहाँ चुनाव लड़ाइए, आप जाइए चुनाव लड़ाइए और मेरे लिए आप इंतजाम कीजिए। ऐसे नहीं, देखिए, ये किसी व्यक्ति से लोग वोट करेगा ऐसा नहीं है। लोग, मैं बार कह रहा हूँ, लोग वोट उम्मीद को करता है, विश्वास को लोग वोट करता है, वोट एजेंडे को वोट करता है। दिल्ली में वोट कोई संजीव झा को नहीं कर रहा है, वोट लोग आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के प्रति जो विश्वास है, जो काम है, जो 5 साल के काम थे, उसको लोगों ने वोट किया। लेकिन पंजाब में आपको एक चीफ मिनिस्टर का चेहरा तो पेश करना पड़ा था ना? हम जब चुनाव आएगा यहाँ भी पेश करेंगे, हम बिल्कुल नहीं बचेंगे। जब चुनाव नजदीक आएगा, क्योंकि आपके चेहरे पे तो यहाँ, आपके अरविंद के चेहरे पे तो यहाँ लड़ नहीं सकते चुनाव। नहीं, किसी चेहरे पे चुनाव नहीं, चेहरे तो मुद्दे और चेहरे तो काम पे, और हमारा जो मैनिफेस्टो है उस पे लोग वोट करेंगे, या अरविंद केजरीवाल जी के प्रति जो विश्वास है उस पे लोग जरूर वोट करेंगे। लेकिन चुनाव जब आएगा, नजदीक आएगा, यही से कुछ लोग इवॉल्व करेंगे, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। जब चुनाव नजदीक आएगा तो बिल्कुल हम चेहरा से बचेंगे नहीं, बिल्कुल चेहरा देंगे। चलिए, आपका छत्तीसगढ़ आना होते रहेगा, हम लोग फिर कुछ महीनों में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपसे बात करके। उम्मीद है इसी तरह से रास्ते बने रहेंगे और हम छत्तीसगढ़ की पीड़ा को जितना अच्छे से गहराई से समझेंगे वो आपके सामने व्यक्त करेंगे। आप देखिए, राजनीति का पहला इंटरव्यू हमने आपसे शुरू किया है इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये अवसर मुझे मिला, आप समय निकाल कर आए को आपने मौका दिया, और मेरी शुभकामनाएं आपके अभियान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने अभी संजीव झा जी से बातचीत सुनी। कुछ बिजली की गड़बड़ी की वजह से बीच में बातचीत रोकनी पड़ी थी, लेकिन हमने बात पूरी की है उनसे। आप सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बात केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, ये बात पूरे देश के मुद्दों तक है। मुझको लगता है कि इसमें दिल्ली, पंजाब, गुजरात, तमाम जगहों के लोग जो हैं उनको कुछ सुनने समझने के लिए मिलेगा। और छत्तीसगढ़ का एक संदर्भ तो इसलिए है कि छत्तीसगढ़ में कुछ महीनों के भीतर चुनाव होने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आम आदमी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, इसलिए हम ये भी कोशिश करेंगे बाकी पार्टियों के भी कोई नेता, उनसे जब हमको समय मिल सके हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हमारा आम आदमी पार्टी से और किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है इस बातचीत के अलावा। तो हम फिर किसी मेहमान के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक बात और चलते चलते, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो इसको YouTube पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। फिर मिलते हैं।